हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल यादव, आवर्स एकेडमी करनाल। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करेंगे बड़े इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, +2 का चैप्टर है। बड़े ध्यान से इसको आप देखोगे, पढ़ोगे। जेनेटिक्स। एक्चुअल में जेनेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले इसको डिफाइन हम लोग करेंगे कि व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स शब्द वर्ड जो है ये जीन से रिलेटेड है और जीन से ओरिजिनेटेड है। और सिंपली आप बात बतलाते हो, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब यहाँ दो चीज़ें हैं बेटा, देखना जो है, एक तो जो है वेरिएशन और एक है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब यहाँ है इन हायर, दैट मीन्स किसी ट्रेट्स को या कैरेक्टर्स को हायरिंग करना या गेन करना। जबकि वेरिएशन मीन्स होता है डिफरेंट। और कोई भी इंडिविजुअल्स जो है, एक स्पीसीज के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें कुछ न कुछ डिफरेंस होगा, कुछ न कुछ वेरिएशन आएगा, वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं हो सकते। इवन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिजम्स भी जो है कि एग्जैक्टली एक जैसे नहीं होंगे, सेम पेरेंट्स के भी। तो यहाँ जो है कि हम लोग दोनों चीज स्टडी करेंगे, एक तो वेरिएशन की और एक इनहेरिटेंस की। लेकिन सबसे पहले एक बात हम लोग करते हैं, देखना, टर्म जेनेटिक्स गिवन बाय W. बेटसन। ये टर्म जो है कि जेनेटिक्स जो है कि वेटसन ने दिया था 1906 में। कुछ देखना बुक में ऑथर लिखे हैं 1905, लेकिन ऑलमोस्ट बुक जो है कि 1906 को जो है कि लिखी है। अब फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स देखना जो है कि ग्रेजर जॉन मेंडल को आप बोलते हो। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, इसको जो है कि T.H. मॉर्गन का मोर कंट्रीब्यूशन है। फ्रूट फ्लाई पे, ड्रोसोफिला पे वर्क किए थे और इस बेस पे इनको आप बोलते हो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, यानी T.H. मॉर्गन। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स के कंट्रीब्यूशन में मोर कंट्रीब्यूशन जो है डॉक्टर ए गैराड का जो है कंट्रीब्यूशन है, इसलिए इनको आप बोलते हो फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, डॉक्टर ए गैराड। तो यहाँ अभी इनिशियल मैंने शुरू में ही कहा कि जेनेटिक्स है क्या। एक्चुअल में जेनेटिक्स को आप बतला रहे हो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएशन पढ़ते हैं, उसके बाद इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे। वेरिएशन, वेरिएशन इज मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल
बिहेवियरल एंड कैरेक्टरिस्टिक difference amongst individual of same species। एक ही स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनमें मार्फोलॉजिकली, बिहेवियरली, फिजियोलॉजिकली या कोई भी जो है कि डिफरेंस उनमें है, उसी डिफरेंस को आप जो है कि वेरिएशन बोलते हो। और वेरिएशन की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो देखना बेसिकली वेरिएशन दो तरह से हो सकता है। वेरिएशन इज टू टाइप। एक तो जो है सोमैटिक वेरिएशन एंड सेकेंड जर्मिनल वेरिएशन। बिल्कुल नेम से ही क्लियर है, देखना बेटा। यहाँ सोमैटिक वेरिएशन जो होगा, जो भी चेंजिंग, जो भी डिफरेंस जो होगा, वो सोमैटिक आर्गन्स में होगा या सोमैटिक सेल्स में होगा। और सिंपल सी बात है कि जब सोमैटिक आर्गन, सोमैटिक सेल में जो डिफरेंस आएगा, ये वेरिएशन जो है कि एक्वायर्ड होगा, आफ्टर बर्थ होगा। और इस वेरिएशन का मेन रीजन जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं। अलग अलग इन्वायरमेंट के में, अलग अलग हैबिटेट में जो इंडिविजुअल्स जहाँ रह रहा है, जहाँ एडाप्ट है, वो उस हैबिटेट में एडाप्ट होने के लिए अपनी मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, बिहेव ये चेंज करता है। और इस चेंजिंग की वजह से जो वेरिएशन या डिफरेंस आएगा, तो उसको आप कहोगे सोमैटिक वेरिएशन। तो सोमैटिक वेरिएशन जो है कि सिंपल सी एक बात लिख देते हैं, काज ड्यू टू एनवायरनमेंटल फैक्टर। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से होगा। दूसरी कंडीशन जो है, दिस वेरिएशन occurs in somatic organ or cells. This variation die with death of इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल के डेथ के साथ ही जो है ये खत्म हो जाएगा, ये हेरिटेबल नहीं होगा। दैट मीन्स ये जो है कि जनरेशन टू जनरेशन जो है पास आउट नहीं होगा। तो ये वेरिएशन जो है कि सोमैटिक वेरिएशन, ये जो है इंडिविजुअल्स के डेथ के साथ ही जो है कि खत्म हो जाएगा। सोमैटिक ऑर्गन्स में हो रहा है। कुछ एग्जाम्पल्स आप इसके ले लो। फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिसिटी इन लीफ। मार्फोलॉजी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां जो है कि आप देखे थे कि उसमें जो है कि रेननकुलस का एग्जाम्पल लिए थे, जिसमें जो है कि इसमें कुछ लीफ उस प्लांट में जो है कि वाटर के इनसाइड होने की वजह से ये थ्रेड लाइक लीफ थी, और जो एरियल लीफ थी ये जो है कि ब्रॉड लीफ हो गई थी ऐसे। तो अगर सेम इंडिविजुअल या सेम मेंबर्स हैं और उनमें जो है कि इन्वायरमेंट के वजह से अगर कोई जो है कि वेरिएशन आता है, डिफरेंट आता है, तो उसको बोलते हो जो है कि आप सोमैटिक वेरिएशन। दूसरी कंडीशन अगर जो है कि और एग्जाम्पल आप लेना चाहते हो, अगर सपोज दैट मानो
मोनोजाइगोटिक ट्विंस ही हैं। ह्यूमन्स बीइंग का एग्जाम्पल ले लो, और उस ट्विंस में से एक बच्चे को, एक चाइल्ड को आप मद्रास भेज दो, एक को शिमला भेज दो। 10 ईयर आफ्टर आप ये देखोगे कि दोनों के पिगमेंटेशन में जो है कि डिफरेंट आ गया है, जबकि जो है जीनोटिपिक उन दोनों का जो है मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, जीनोटाइप सेम है, बट जो है कि ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर मद्रास में टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वहाँ मिलेनोसाइट्स की सेल जो है मिलेनिन पिगमेंट का सिंथेसिस ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उस बच्चे की स्किन डार्क कलर की हो जाएगी। जबकि शिमला में जो है कि टेम्परेचर कम है तो वहाँ जो है कि पिगमेंटेशन कम होगा, जिससे जो है कि लाइट कलर का हो जाएगा। तो मार्फोलॉजी तो दोनों की चेंज हो गई ड्यू टू एनवायरनमेंट, दैट मीन्स टेम्परेचर, बट जीनोटाइप में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और ऐसे वेरिएशन को ही आप कहोगे सोमैटिक वेरिएशन, या इनको आप एक्वायर्ड वेरिएशन भी कह सकते हो। दो सेकेंड बात देखना जो है कि जो जर्मिनल वेरिएशन था, जर्मिनल वेरिएशन, ये देखना भाई, अकर्स इन जर्म सेल। ये जर्म सेल में चेंजिंग होगी, जो वेरिएशन होगा उसको आप कहोगे जर्मिनल वेरिएशन। दिस वेरिएशन पास जनरेशन टू जनरेशन। ये इंडिविजुअल की डेथ के साथ जो है कि इसकी ये ख़त्म नहीं होगा, ये जनरेशन टू जनरेशन जो है कि पास होता रहेगा, इंडिविजुअल में जो है कि जाता रहेगा। अब फर्दर जो है इस जर्मिनल वेरिएशन को आप जो है कि दो तरह से बतला सकते हो। एक तो कॉन्टिन्यूअस और सेकेंड डिसकॉन्टिन्यूअस। ध्यान देना बेटा, तो ये जो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन है ये ईच जनरेशन में जो है कि कंटिन्यू जो होगा, दैट मीन्स वन जनरेशन टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, और इसका रीजन जो होगा कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन का, ये वेरिएशन होगा ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। आप जानते हो जितने भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट मीन्स जिनके क्रोमोजोम्स पेयर में है, एट द टाइम ऑफ गैमिट फॉर्मेशन जो होमोलोगस क्रोमोजोम्स हैं वो अपना पेयरिंग बनाते हैं। मियोसिस जब होना होगा तो, और इस क्रोमोजोम्स की ये अपने होमोलोगस क्रोमोजोम्स से पेयर बनाएंगे, और एट द टाइम ऑफ मियोसिस ये जो नॉन सिस्टर्नी क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमेटिड्स भी देख लेना जो है कि एक ही क्रोमोजोम्स की दोनों क्रोमेटिड्स को तो आप सिस्टर्नी क्रोमेटिड्स बोलते हो, और सेम नंबर की ये जो क्रोमोजोम्स हैं इनको आप होमोलोगस क्रोमोजोम्स बोलते हो, होमोलोगस क्रोमोजोम्स। और होमोलोगस क्रोमोजोम्स की डिफरेंट क्रोमोजोम्स जो हैं इनकी एक एक सिस्टर्नी क्रोमेटिड्स को आप बोलोगे नॉन सिस्टर्नी क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर्नी क्रोमेटिड्स। तो जब मियोसिस होना होता है बेटा, जब जो है कि मियोसिस, थोड़ा रिकॉल कर दे रहा हूँ, मियोसिस 2 डिवीजन में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। आप जानते हो मियोसिस फर्स्ट में ही क्रोमोजोम्स के नंबर हाफ होते हैं, और एक इवेंट्स होता है, बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, जिसको रिकम्बिनेशन बोलते हो या क्रॉसिंग ओवर बोलते हो। तो जब जो है कि प्रोफेज फर्स्ट होगा तो उसी में ये नॉन सिस्टर्नी क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स ये एक दूसरे से क्रॉस ओवर कर जाएंगे, और क्रॉस ओवर करेंगी तो इनमें जो है कि जेनिक जो कंस्टिट्यूएंट्स है
वो जो है कि एक्सचेंज हो जाएगा। दैट मीन्स इस ब्लू का जो है कि जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स जो है कि इस येलो वाले के साथ जुड़ जाएगा और इसका जो है कि कुछ कंस्टिट्यूट इसमें जुड़ जाएगा। फिगर में ड्रा ही कर दे रहा हूं। अब देखो ये जो क्रोमेटिड्स एक दूसरे से क्रॉस हो गए, यहां एक एंजाइम भी वर्क करता है जिसको रिकम्बिनेज बोलते हैं, और वही एंजाइम इनमें रिकम्बिनेशन कराएगा, दैट मीन्स क्रॉसिंग ओवर कराएगा, जिससे जो है कि इन क्रोमेटिड्स का जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स जो है एक्सचेंज हो जाएगा। और जब एक्सचेंज होगा तो इनकी जो है कि मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन में भी डिफरेंट आ जाएगा। और ये इवेंट्स देखना जो है, जितने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म है उनमें एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्मेशन होना होगा, आप जानते हो गैमेट फॉर्मेशन जो है मियासिस की वजह से होगा। तो जब मियासिस होगा तो ये जो है कि म्यूचुअली एक्सचेंज होगी क्रोमेटिड्स की, और ड्यू टू म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड्स बिटवीन नॉन सिस्टर्नी क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इनमें वेरिएशन ये जो है कि जनरेशन टू जनरेशन चलता रहेगा, एक जनरेशन से नेक्स्ट, नेक्स्ट से नेक्स्ट, जहां पर भी गैमेट्स को बनने हैं। तो इसलिए इस वेरिएशन को आप बोलते हो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। ये थ्रू दी जनरेशन टू जनरेशन ये चलेगा। जबकि जो है कि ये जनरेशन जो है कि यहां पे थोड़ी सी डिफिनेशन लिख दो, जो है कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन occurs due to crossing over between non-cisterny chromatids of homologous chromosomes. At the time of gamete formation, this variation continuous generation टू जनरेशन, इसी वेरिएशन की वजह से, इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही कोई भी इंडिविजुअल्स जो है कि एग्जैक्टली जो है कि वो न तो जो है कि अपने किसी पेरेंट्स के जैसा हो सकता है, या इवन जो है कि एक ही पेरेंट्स के जितने इंडिविजुअल्स होंगे उनमें भी कुछ न कुछ डिफरेंट आ जाएगा, कुछ न कुछ चेंजिंग आएगा, क्योंकि जो है कि क्रोमेटिड्स जो है एक्सचेंज हो गई हैं। और इस वेरिएशन की वजह से जो है कि ये मॉर्फोलॉजिकली या फिनोटिपिकली जो भी चेंजिंग आएगी, उस वेरिएशन को आप कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन कह रहे हो। दूसरी साइड में देखना, यहां हम लोग लिखे थे डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन ये होता है ड्यू टू म्यूटेशन। कभी कभी देखना जो है कि क्या होता है कि सडन कोई जीनोटिपिक या फिनोटिपिक चेंजिंग सडन जो है कि इंडिविजुअल में आ जाती है, जबकि उसके पेरेंट्स में नहीं थी, या जो है कि कई पीढ़ियों तक नहीं थी, लेकिन सडन अपीयरेंस अगर चेंजिंग की होती है तो इसको बोलते हो डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। और डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन का जो रीजन है वो है म्यूटेशन। तो यह म्यूटेशन है क्या, इसको देख लो। सडन चेंज इन ऑर्गेनिजम्स, या इसको इंडिविजुअल्स भी लिख सकते हो।
एक बात यहाँ मेंशन कर देता हूँ, टर्म म्यूटेशन गिवन बाय ह्यूगो डी व्रिज, और म्यूटेशन को डिटेल से आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे केवल आप जानो, फिर मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ, वेरिएशन की बात हो रही है। वेरिएशन का मेन जो वर्ड के जो मीनिंग है वो निकल के आ रही है कि डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनिजम्स। वेरिएशन को हम लोगों ने दो तरह से जो है कि बतलाया, एक तो जो है कि सोमैटिक वेरिएशन और दूसरा जर्मिनल वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन का रीजन जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर, और जर्मिनल वेरिएशन जो है कि फर्दर ये जर्म सेल में हो रहा था। दो तरह से है, एक तो जो है कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस। जर्मिनल वेरिएशन जो है कि जर्म सेल में वेरिएशन हुआ, जिसकी वजह से ये जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू होगा, और इसको फर्दर टू टाइप से आप बतला रहे हो, एक तो जो है कि कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन और दूसरे डिसकॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन का जो है कि मेन रीजन जो है क्रॉसिंग ओवर है, जिसको रिकम्बिनेशन भी बोलते हैं, और डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन का जो है कि मेन रीजन म्यूटेशन है। म्यूटेशन क्या है? सडन चेंज इन ऑर्गेनिजम्स। तो ये बात जो है कि म्यूटेशन की हुई, और इस वेरिएशन की इंपॉर्टेंस इसकी हम लोग देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या इफेक्ट है जो है। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन देखना, सबसे मेन पॉइंट बात होगी बेटा हम लोग की कि इसके वजह से जो है इंडिविजुअल्स में क्या बेनिफिट हुआ। तो सबसे फर्स्ट बात तो हम लोग जो है कि एक लिख देते हैं, इंडिविजुअल्स आर ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल्स बेटर fitted in struggle for existence। सेकेंड बात आप ये कह सकते हो, वेरिएशन इज, यहाँ ब्रैकेट में म्यूटेशन अगर लिख दिया जाए तो और बेटर बात हो जाएगी, रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। यही वेरिएशन या चेंजिंग जो है कि जनरेशन टू जनरेशन, कई जनरेशन के बाद जो है कि इनमें इतनी मार्फोलॉजिकली चेंजिंग आ जाएगी, जिसकी वजह से जो है कि वो इंडिविजुअल अपने एंसिस्टर से जो है कि वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएगा, और जब रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होगा तो वहीं जो है कि उसको नई स्पीसीज हम कंसीडर कर लेंगे, नई स्पीसीज फॉर्म हो जाएगी। तो दैट मीन्स वेरिएशन या जो म्यूटेशन है ये रॉ मटेरियल है जो है कि इवोल्यूशन का, इवोल्यूशन इसके वजह से हो रहा है। दूसरी बात देखना, इंडिविजुअल बेटर एडॉप्टेड इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट में चेंजिंग हो रही है तो वेरिएशन होगा, नए नए ट्रेट्स अपीयर होंगे, वो ट्रेट्स जो है कि उस इंडिविजुअल को एडाप्ट करेंगे उस चेंजिंग इन्वायरमेंट में एडाप्ट होने के लिए। नेक्स्ट बात लिख सकते हो,
स्पीसीज डू नॉट रिमेन इन स्टैटिक फॉर्म, मतलब जो है कि कोई भी स्पीसीज बिल्कुल एक डेफिनिट या जो है कि स्टैटिक अपने स्टेट में नहीं रहती है, क्योंकि जो है कि हर जनरेशन में जब वेरिएशन हो रहा है तो कुछ न कुछ जो है कि चेंजिंग आती जाएगी जनरेशन टू जनरेशन। तो ये जो है कि मेन जो है कि वेरिएशन के जो है कि इफेक्ट है, वेरिएशन के रीजन है, या ये कह दो कि वेरिएशन के इम्पोर्टेंस की हम लोग ये बात कर लिए। दूसरा पॉइंट जो था हम लोग का हेरिडिटी, ध्यान देना। तो यहां जैसे अभी हम लोग वेरिएशन की बात किए हैं, उसी तरह इंडिविजुअल्स, कोई भी इंडिविजुअल्स है उसमें जो है कि जो ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो दो तरह के हैं। एक तो सोमैटिक कैरेक्टर्स और दूसरे जो है कि जर्मिनल ट्रेट्स या जर्मिनल कैरेक्टर्स। तो जो सोमैटिक ट्रेट्स हैं वहीं से बात क्लियर हो जाएगी, वो तो उस इंडिविजुअल्स के डेथ के साथ ही उन खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो जर्मिनल कैरेक्टर्स हैं, जिनको हेरिडिटरी कैरेक्टर्स भी हम बोलते हैं, ये जो एक जर्म सेल में ये लोडेड हैं और ये जनरेशन टू जनरेशन जो है ये इन हायर होंगे, दैट मीन्स ट्रांसमिट होंगे। इसी इनहेरिटेंस की स्टडी को ही आप बोलते हो हेरिडिटी। तो सिंपल सी जो है कि डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी और जेनेटिक ट्रेट्स, जिनको आप कैरेक्टर्स कह सकते हो, कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, और करके लिख दो फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। यानी कि जो कैरेक्टर्स जो है कि पेरेंट्स से प्रोजीनी में ट्रांसमिट हो जाएं, हायर हो जाएं, उसी को आप, उस स्टडी को आप बोलते हो हेरिडिटी। यानी कि हेरिडिटी को आप एक जेनेटिक्स की जो है कि ब्रांच कह सकते हो। जेनेटिक्स बहुत ब्रॉड जो है कि फील्ड है, उसमें एक जो है कि ब्रांच या एक फील्ड है जिसमें आप हेरिडिटरी कैरेक्टर्स की ट्रांसमिशन की स्टडी करते हो। वही बात मैं लिखा हूं, ट्रांसमिशन ऑफ, या जोड़ सकते हो स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी और जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी और फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इस फील्ड को, इस ब्रांच को आप हेरिडिटी कहेंगे। और थोड़ी सी देखना जो है कि एक टर्म और यहां जोड़ लेते हैं हम लोग, द प्रोसेस बाय विच दिस ट्रेट्स, these traits transmit from one generation to next generation, that is called इनहेरिटेंस। देखना यहां ये वर्ड ही वहां से लिया गया है, इन हायर। हायर का मतलब होता है गेन करना। तो अगर कोई ट्रेट्स जो है कि इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स से इन हायर करता है,
उस प्रोसेस को आप बोल रहे हो इनहेरिटेंस, और उस पूरे इनहेरिटेंस की स्टडी जो हम लोग कर रहे हैं उस एक ब्रांच को, जेनेटिक्स के फील्ड को आप बोल देते हो हेरिडिटी। तो यहां जो है कि हेरिडिटी की बेसिस जो है कि देखना क्या है, बेसिस ऑफ हेरिडिटी। तो यहां दो चीजें जो है कि हम लोग बात करेंगे। एक तो देखना फिजिकल बेसिस, और फिजिकल बेसिस को बोलते हो आप जीन, और हेरिडिटी पे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ और जो ट्रेड्स वगैरह की जो रूल्स वगैरह लॉ प्रिंसिपल दिए गए, मेंडल्स ने दिए, अभी आगे हम बात करेंगे। तो मेंडल ने जो है कि उस हेरिडिटरी यूनिट को जो है कि एलिमेंट कहा था, यानी कि फैक्टर कहा था। और नाउ एडेज एट द टाइम ऑफ मेंडल नॉट नॉलेज अबाउट जीन, तो उसी फैक्टर को नाउ एडेज जो है कि हम लोग जीन बोलते हैं। तो ये जीन जो है कि फिजिकल बेसिस है जो है हेरिडिटी का। और अब हम जान चुके हैं कि जीन जो है कि क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो जब ये जीन डीएनए से बना है, तो अगर केमिकल नेचर की बात आप करते हो, तो यहां अगर हम बात कर देते हैं केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो यहां पे आप कह दोगे डीएनए, स्टार बनाकर बात लिखोगे, यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज फैक्टर। तो यही फैक्टर्स जो है कि हेरिडिटी के यूनिट हैं, जो किसी ट्रेट्स को, किसी कैरेक्टर्स को लोड करेंगे, और वो फैथफुली जो है कि अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, वहाँ ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी हुआ है कि वो जो है कि यूनिट जो है कि डीएनए ही होती है, और यही जो है कि ट्रांसमिट करेगी किसी जो है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो और नाउ एडेज जो है कि इस हेरिडिटरी यूनिट को मेंडल की जो फैक्टर की बात जो कहा था, उसको जो है कि जीन टर्म दे दिया गया, यानी जीन यहां लिख सकते हो आप एक बात स्टार बना के, टर्म जीन गिवन बाय जॉनसन इन 1909 में ये टर्म दिया था। तो ये तो जो है कि, लेकिन हेरिडिटी पढ़ने से पहले, प्रिंसिपल्स पढ़ने से पहले कुछ हम लोग बात करते हैं। यहां देखना ग्रेजन जॉन मेंडल का, मेंडल इसका बर्थ की अगर बात करते हो तो 22 जुलाई 1822 को हुआ था ऑस्ट्रिया में। ध्यान देना, इसने वर्क जो है कि एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ऑफ मेंडल, गार्डन पी है, बोटेनिकल नेम इसका कभी कभी लिख देता है, पीजम सेटाइवम। और मेंडल ने जो है कि देखना, इस पी प्लांट पे जो है 7 ट्रेट्स की जो है स्टडी किया था, और इस 7 ट्रेट्स के लिए अब जो है कि हर एक ट्रेट्स के अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग पेयर होते हैं। तो उसने जो है कि
14th जो है कि एक्सपेरिमेंट किया। वर्क इसने कब से कब किया भाई? वर्क 1853 टू 1866, और अपने एक्सपेरिमेंट को जो है कि ये जब पब्लिश कराया तो उस समय देखना जो है कि 19th सेंचुरी की जो बिट की बात थी, तो उस समय जो है कि इस मेंडल के इतने जो है कि जो इम्पॉर्टेंट वर्क जो है कि इसने बतलाया था, एक्सपेरिमेंट किया था, कोई जो है कि साइंटिस्ट उस समय जो है कि मेंडल के वर्क को जो है कि माइंड नहीं किया। रीजन क्या था? एक तो जो मेंडल का एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन था वो मैथमेटिकली और स्टैटिक बेस पे था। बायोलॉजिस्टों के लिए जो है कि समझने सीखने में प्रॉब्लम होती थी। और सबसे दूसरी बड़ी रीजन की बात ये थी कि उसी समय जो है कि डार्विन की जो है कि जो थ्योरी आई थी, जिसको डार्विन थ्योरी बोलते हो, नेचुरल सिलेक्शन ऑफ स्पीसीज, तो वो जो है कि उस थ्योरी में दुनिया के सारे साइंटिस्ट कंट्रोवर्सी में थे, उसको समझने में पढ़ने में लगे थे। मेंडल के इतने बड़े वर्क को उस समय कोई जो है कि नेम और फेम या कोई ये कह दो एक्सेप्टेशन नहीं मिला। बट जो है कि इन 1900 साइंटिस्ट जो है कि मेंडल्स के वर्क को रीडिस्कवर किए थे। ह्यूगो डिब्रिज, कार्ल कोरेंस एंड टी शेरमॉक, इन तीनों लोगों ने वही रिजल्ट फाइंड आउट किया जो ऑलरेडी जो है कि मेंडल जो है 1866 में बतला चुका था। बट जो है कि अनफॉर्चुनेटली की बात कहो, दुर्भाग्य की बात ये कहो कि जब इसके वर्क को इम्पॉर्टेंसी मिली तो उससे पहले ही जो है कि मेंडल 1884 में विदाउट, ये डाइट कर गया था, मर गया था विदाउट एनी नेम एंड फेम। तो अब इसके बाद जो है कि इसके वर्क को जो है कि लोगों ने जो है कि एक्सेप्ट किया, माना। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ से, तो जेनेटिक्स को अगर हम लोग पीरियड के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो एक तो जो है कि मेंडल्स के पहले का इनहेरिटेंस या जेनेटिक्स, तो उसको आप कहोगे प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस। कार्ल र्यूटर वगैरह थे जो है कि अच्छे अच्छे फिलासफर जो है, वे स्टडी तो इनहेरिटेंस की किए थे, कैरेक्टर्स के ट्रेट्स के बारे में जो है कि, लेकिन कोई जो है कि कंक्लूजन पे वो नहीं पहुंच पाए थे। कोई लॉ या रूल्स जो है कि डेफिनेटली वो फाइंड आउट नहीं कर पाए थे। तो उन सब जो मेंडल्स के पहले के टाइम का इनहेरिटेंस है उसको आप बोल देते हो प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस, और जो मेंडल के टाइम का जो इनहेरिटेंस है उसको बोल देते हो मेंडेलियन इनहेरिटेंस। और आफ्टर मेंडल जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस में बहुत सारी रीडिस्कवरी हुई जो मेंडल्स ने से फाइंड आउट नहीं हो पाई थी। तो इस इधर वाले इनहेरिटेंस को आप बोल देते हो पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस को मेंडल्स के जो रूल्स हैं या जो प्रिंसिपल उसने बनाए, उनको पढ़ने से पहले थोड़े से हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं जो उसमें यूज होगी। टर्मिनोलॉजी इन इनहेरिटेंस। सबसे पहले तो बात देखना बेटा जी, फैक्टर की ही बात करते हैं। अभी ऊपर भी मैंने लिखा था फैक्टर इज यूनिट ऑफ हेरिडिटी एट द टाइम ऑफ
मेंडल नॉट knowledge about gene now factor considered as gene। इसी को जो है कि आजकल हम लोग जो है जीन कंसीडर करते हैं। दूसरी बात देखना, और ये जो फैक्टर्स हैं ये हमेशा जो है कि बेटा देखना पेयर में होंगे। क्यों? क्योंकि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स है, शुरू में ही मैंने बात किया था कि क्रोमोजोम्स जो हैं वो 2 सेट में है, और क्रोमोजोम्स डीएनए से बने हुए हैं, और डीएनए के सेगमेंट को ही आप बोल रहे हो जीन। तो जब क्रोमोजोम्स जो है कि पेयर में होंगे तो सिंपल सी बात है जीन भी पेयर में होंगे, और इस जीन को ही फैक्टर कहा गया था उस समय। तो इसकी जो पेयरिंग होगी इस फैक्टर की, जो पेयर में होंगे, तो इनका अल्टरनेट फार्म होगा, और अल्टरनेट फार्म को ही जो है कि एलील बोल देते हो आप। एलील, सिंपल सी बात लिख देते हैं, अल्टरनेट फार्म ऑफ जीन। अब देखना, यानी कि किसी भी ट्रेट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, या कोई भी जो है कि ट्रेट्स है या कैरेक्टर्स है, उसका एक्सप्रेशन जो है कि कंट्रोल होगा ए पेयर ऑफ जीन। तो जो जीन की पेयरिंग है, उस पेयरिंग में जो एक दूसरे का अल्टरनेट फार्म है, उस अल्टरनेट फार्म को ही आप एलील बोल देते हो। फॉर एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं, सपोज दैट मानो एक कैपिटल टी और जो है कि दूसरा भी ये कैपिटल टी आप कह दो, या जो है कि एक बात ये कह दो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, या दोनों की जो है स्मॉल टी आप कह दो। तो यहाँ पे एक ये जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इसका जो ये अल्टरनेट फॉर्म है कैपिटल टी या स्मॉल टी, कैपिटल टी, ये एक दूसरे के अल्टरनेट हैं, और इसी अल्टरनेट फॉर्म को आप बोलोगे एलील। तो अब देखना, ये एलील्स की कंडीशन बिल्कुल यहां क्लियर है कि व्हेन दी बोथ एलील्स आर आइडेंटिकल, अगर ये दोनों एलील्स सेम है, आइडेंटिकल है, तब तो इस स्ट्रक्चर को, इस कंडीशन को आप बोलते हो होमोजाइगस। अगर जो है कि ये एलील्स जो है कि डिफरेंट है, तब इनको आप बोलते हो हेट्रोजाइगस। तो यहां पे जो है इसको भी मेंशन कर लेते हैं, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस में क्या लिख रहे हैं भाई? बोथ एलील आइडेंटिकल, एक जैसे दोनों एलील्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल्स कैपिटल बी और स्मॉल बी। अगर जो है कि बोथ एलील्स जो है डिफरेंट टाइप्स के हैं, अलग अलग हैं, तो उनको आप हेट्रोजाइगस कहोगे। बोथ एलील इन डिफरेंट फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल एक सपोज दैट मानो कैपिटल बी है और एक स्मॉल बी है, तो इस कंडीशन को आप हेट्रोजाइगस कहोगे और इस कंडीशन को आप होमोजाइगस कहोगे। नेक्स्ट बात देखते हैं, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप जो है कि देखना, ये रेशियो आगे हम लोग यूज हो गए जो है कि इनहेरिटेंस में, कि फिनोटिपिक रेशियो किसी ट्रेट्स की इंडिविजुअल्स में क्या आ रही है और जीनोटिपिक। तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि फिनोटाइप है क्या है और जीनोटाइप क्या है। फिनोटाइप जो है मार्फोलॉजिकल
एक्सप्रेशन ऑफ ए ट्रेट्स। कोई ट्रेट्स है या कोई इंडिविजुअल है, उसमें ट्रेट्स या जो कैरेक्टर्स हैं वो किस तरह से जो है कि उनकी मार्फोलॉजी कैसी बन रही है, यानी कि आप ये भी कह सकते हो एक्सटर्नल एपियरेंस, यानी कि वो बाहर से देखने में एक्सटर्नली जो है कि वो कैरेक्टर्स कैसा है, एक्सटर्नली वो कैसे अपीयर हो रहे हैं, वो ट्रेट्स का क्या जो है कि कंडीशन है, तो उसको आप कहोगे फिनोटाइप। लेकिन अब बात ये आती है, ये जीनोटाइप की अगर बात करते हैं तो यहां हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि जेनिक मेकअप क्या है, उस कैरेक्टर्स का जो जेनिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो जीन का अरेंजमेंट है वो क्या है। तो यहां सिंपली बात आप लिख सकते हो जेनिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जाम्पल्स की अगर मान लो यहां हम बात कर देते हैं टॉल, ड्वार्फ, तो ये एक देखना जो है कि कैरेक्टर्स है। तो यहां जो है कि एक ये ट्रेट्स है, एक कैरेक्टर्स है जो हमको एक्सटर्नली जो है कि हम जान पाते हैं कि वो हाइट उसकी क्या है, हाइट एक कैरेक्टर्स है, और इस हाइट के कॉन्ट्रास्टिंग जो अपोजिट फॉर्म होगा, या तो जो है कि किसी की हाइट ज़्यादा होगी, किसी की हाइट कम होगी। तो जब ज़्यादा है तो उसको आप टाल बोल रहे हो, जब हाइट कम है तो उसको ड्वार्फ बोल रहे हो। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये एक कैरेक्टर्स को डिनोट कर रहे हैं, और वो कैरेक्टर्स है हाइट। लेकिन अभी जो जेनिक मेकअप की बात हुई है, हम लोगों की जीन की मेकअप की बात हो रही है, इनका जो है कि जेनिक मेकअप क्या है, इस बात को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको आप कह दोगे जीनोटाइप। फॉर एग्जाम्पल्स की बात कर दो, ये कैपिटल टी, अगर इस टी जो है टालनेस का ये एलील्स है, जीन है, तो अगर मान लो ये बोथ एलील आइडेंटिकल हो तो ये होमोजाइगस टाल आप कहोगे। अब होमोजाइगस टाल। लेकिन अगर सपोज दैट मानो एक कैपिटल टी हो और एक स्मॉल टी हो, ये भी तो टाल है। अभी आगे हम बात करेंगे कि क्यों ये भी टाल होगा, इसमें ड्वार्फनेस का एलिल्स भी तो ये कंटेन किया है। लेकिन अभी जब बात आएगी हम लोग की डोमिनेंसी एंड रिसेसिव की, तो यहां जो है कि इस सिचुएशन को आप कहोगे हेटेरोजाइगस टाल। ये भी प्लांट टाल है बट बोथ एलील डिफरेंट है, सो दैट इसको आप हेटेरोजाइगस कहोगे। अब देखना, डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील। अब देखना, जिस फैक्टर या जीन के अल्टरनेट जो फॉर्म है उसको एलील्स आप बोल रहे हो, तो इनमें जो है कि किस एलील को डोमिनेंट और किसको रिसेसिव कहेंगे, तो बिल्कुल सिंपल क्लियरली डिफिनीशन बेटा आप ऐसे करोगे कि दैट एलील विच एक्सप्रेस देयर एक्सप्रेशन इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, दैट इज डोमिनेंट एलील, and that alleles which expression is hid by dominant allele, that is recessive allele। और डोमिनेंट एलील्स को हमेशा आप अपर केज में रिप्रेजेंट करते हो, और रिसेसिव एलील्स को ऑलवेज जो है उसी अल्फाबेट के स्मॉल यानी कि लोअर केज में से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, दैट एलील which express their expression itself in progeny, that is
dominant allele and the allele which expression is masked or hide by dominant allele, that is a recessive allele. Dominant allele represent by capital letter of alphabet, while recessive allele represent in lower case of same alphabet. तो अगर जो है कि कैपिटल टी को हमको रिप्रेजेंट ये कर रहा है डोमिनेंसी को, डोमिनेंट एलील, और अगर स्मॉल टी अगर लिख दिए तो ये जो है रिसेसिव एलील को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ देखना जो है कि वो जो कंडीशन हम लोग लिखे थे कैपिटल टी स्मॉल टी की, यहाँ ड्वार्फनेस का एलील तो है बट डोमिनेंट एलील जो है इसके एक्सप्रेशन को हाइड कर दिया है, इसलिए जो है कि ड्वार्फनेस की अपीयरेंस या उसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन इस इंडिविजुअल में नहीं आएगा। तो ये कुछ ये टर्म थी जो है कि F1 एंड F2 जनरेशन, ये जो है कि ये भी सिंबल में यूज होंगे। इसको फर्स्ट फिलियल बोलते हो, फर्स्ट फिलियल यानी कि पहली जनरेशन, और जब F2 लिख दोगे तो उसको जो है सेकेंड फिलियल और सेकेंड जनरेशन लिख देंगे। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो जब इनहेरिटेंस प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे, मेंडल्स के प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है कि देखना हेरिडिटी में लॉ से लॉ कहने के बजाय जो है कि प्रिंसिपल कहना बेटर जो है कि बात होती है। तो लेकिन इसी को लॉ भी जो है कि कहा जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे जो है कि मेंडल्स प्रिंसिपल और मेंडल्स लॉ, और इस बात को जो है कि नेक्स्ट लेक्चर पे जो है मैं एक्सप्लेन करूंगा बेटा। थैंक यू।